दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो 3-4 दिन की जो लगातार गिरावट थी उस पे आज ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी इंट्राडे में स्टॉक काफ़ी नीचे गया लेकिन निचले लेवल से फिर से खरीदारी लौट के आई है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक को एक सपोर्ट मिल चुका है और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ से एक तेज़ी की संभावना भी दिखने लगी है। इसके बीच में काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है हमारे पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। क्या है वो पूरी खबर, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और अनिल अंबानी की कंपनियों का क्या समय अब बदल चुका है, क्योंकि अनिल अंबानी के साथ उनके दोनों बेटों ने हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना शुरू किया है, जिसकी वजह से देख सकते हो कि सारी प्रॉब्लम थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। क्या अनिल अंबानी आने वाले समय फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को हासिल करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों की प्राइस भी बढ़ेगी? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई 43.94 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कि 43.53 के आसपास थी कल। लेकिन देख सकते हो कि यहाँ से स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई, यानी बिकवाली का जोर बढ़ने लगा और 42.20 का इसने लो बना दिया। तो बिल्कुल एक नया लो बना काफ़ी दिन के बाद। लेकिन जैसे स्टॉक 42 तक पहुँचा वहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 44.55 पर आ गया और इस समय 44.19 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.52% की तेज़ी के साथ। तो काफ़ी शानदार तरीके से खरीदारी लौट के आई है। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि 3 अक्टूबर को इसने 53.64 का एक फ्रेश हाई बनाया था। ये 52 वीक का एक नया हाई था। उसके बाद दूसरे दिन से ही स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो गई और आप देख सकते हो कि 3 दिन लगातार गिरावट हुई और नतीजा ये हुआ कि 8 अक्टूबर को स्टॉक 45 पे आ गया। 3 दिन की गिरावट ने स्टॉक जो 54 तक पहुंचा था वो 45 पे आ गया। उसके बाद एक दिन फिर तेज़ी बनी, स्टॉक 48 के आसपास आ गया 9 अक्टूबर को। लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। एक दिन की तेज़ी के बाद लगातार गिरावट हुई और देख सकते हो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से जो लगातार गिरावट हुई और उसकी वजह से जो 48 का स्टॉक था वो आज इंट्राडे में 42 तक आ गया। लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक के काफ़ी ज़्यादा करेक्शन होने की वजह से निचले लेवल से साफ एक अच्छी खरीदारी लौट के आई और स्टॉक फिर से 44 तक आ गया। तो लग रहा है कि अब यहाँ से खरीदारी की जा सकती है। अब गिरावट की संभावना कम हो गई है। तो अनिल अंबानी कंपनियां जो फिर से अब लाइमलाइट में आ चुकी है और इसके पीछे वजह कंपनी का जो लगातार कर्ज को कम करना और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ये जो रणनीति है ये काम कर रही है और लगातार विश्वास फिर से लौट के आ रहा है। पिछले 6 सालों से देखें तो अनिल अंबानी को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी, एक के बाद एक उनकी कंपनियां डूब गई। रिलायंस कम्युनिकेशन देख सकते हो, रिलायंस कैपिटल देख सकते हो या फिर रिलायंस होम फाइनेंस हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां एक एक करके सारी कंपनियों का फ्यूचर जो था वो ख़त्म हुआ। लेकिन रिलायंस इंफ्रा कंपनी और जिसकी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस पावर, ये 2 कंपनियां रह गई। और ये बात आपको ये पता ही होगी कि कोविड काल से भी ये मेरे को लगातार हमने वीडियो जो बनाया उसमें यही कहा कि आने वाले समय में रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर ही बचेगी और वही हुआ। दोनों कंपनियां सर्वाइव कर गई और प्राइस भी बढ़ने लगी। तो जिन लोगों ने कोविड काल में निवेश किया उनके लिए तो ये बहुत बड़े मल्टीबैगर साबित हुए स्टॉक। तो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी को लगातार फंड मिलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे FCCBs के माध्यम से कंपनी 2930 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने की तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा 1500 करोड़ का जो फंड है वो कंपनी को मिला है 2 बड़े प्राइवेट प्लेयर से, जो निवेशक अब निवेश कर रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, अभी लगातार इनको प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। तो इससे भी आप देख सकते हो कि एक विश्वास फिर से लौट के आया। कंपनी को 500 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज का बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया सरकार की तरफ से। और इन सब में अगर आप देखें तो जो बड़ा योगदान है जय अनमोल और जय अंशुल अंबानी का है। अनिल अंबानी के दोनों बेटे जो इस समय उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर चुके हैं और इसने पूरा मामला ही पलट दिया है, क्योंकि अब उनके पास वो अनुभव है जिससे अपनी कंपनी को आगे से बढ़ा पाए। पहले अनिल अंबानी अकेले थे और वो बिजनेस मैनेज नहीं कर पाए। अभी रिसेंटली ने कंपनी ने एक नई सब्सिडीज़ की घोषणा की है, रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कंपनी काम करेगी। और यहाँ तक कि कंपनी ने भूटान में भी एक नई कंपनी शुरू की है, रिलायंस इंटरप्राइजेस, जिसमें रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की हिस्सेदारी है।
तो इससे एक बात समझ सकते हो क्लियरली कि अब रिलायंस पावर के दिन पलट चुके हैं और आने वाले समय शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब दोनों ही अनिल अंबानी के बेटे तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार फैसले कर रहे हैं पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। हमारे पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि आने वाले 2047 तक इंडिया की जो पावर डिमांड है वो 708 गीगावाट तक पहुँच जाएगी, और ऐसे में जो हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको 2100 गीगावाट तक पहुँचाना होगा। तो इंडिया को अपनी जो करंट कैपेसिटी उसे 4 फोल्ड और बढ़ाना होगा, यानी 2100 गीगावाट तक पहुंचाना होगा, क्योंकि जो डिमांड है वो 708 गीगावाट तक पहुंच सकती है। और ये हमारे यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बयान निकल कर आया है। तो यहाँ पे ऑफिशियल डाटा के हिसाब से देखें तो पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है वो 30 सितंबर को 453 गीगावाट तक पहुँची है, और इसमें जो पिक डिमांड थी वो 260 गीगावाट के आसपास सरकार ने प्रेडिक्ट की थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। और इसके पीछे वजह है कि जो बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया, तो जो पिक डिमांड थी उसको टच नहीं किया। तो देख सकते हो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्क्लेव जो हुआ था इंडिया पावर सेक्टर सिनेरियो बाय 2047 और ऑर्गेनाइज किया था इसको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीए की तरफ से, और इसकी जो पार्टनर है वो है FICCI, दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मनोहर लाल खट्टर ने ये बड़ा बयान दिया है कि आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है उससे हमारा 4 फोल्ड हमारे पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो देख सकते हो कि आने वाले समय जिस तरह से इंडिया के अंदर ग्रोथ बढ़ रही है, आप देखें जो बिजनेस है तेज़ी से पटरी पे आ चुके हैं। कोविड काल के बाद इंडिया के लिए एक स्वर्ण काल शुरू हुआ है। आप देखिए विश्व के काफ़ी देश है जो इस समय मंदी की चपेट में, लेकिन इंडिया इस समय तेज़ी से प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और अपनी इमेज को और सुधार रहा है। विश्व में देख सकते हो कि एक्सपोर्ट का कारोबार इंडिया का बढ़ रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही, और इसीलिए सरकार ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि इसकी कैपेसिटी को हमें 4 फोल्ड बढ़ाना होगा। तो बहुत सारा निवेश होगा और सरकार इसके लिए कुछ नए यहाँ पे रास्ते तलाश सकते हैं। यहाँ तक कि सरकार ने एक नया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन के लिए भी लॉन्च कर दिया है। तो ये देख सकते कि इसका आने वाले समय बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो 500 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पानी है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, और 600 गीगावाट 2032 तक, और इसीलिए यहाँ पे ये एक नया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लॉन्च किया है सरकार ने। तो इस नए प्लान के तहत 1,90,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन को भी बिछाने का प्लान है, और करीब 9 लाख करोड़ तक का निवेश इसमें करना होगा, आने वाले समय इन्वेस्टमेंट लाना होगा। इस प्लान के तहत देखिए तो यहाँ पे करीब 10 गीगावाट की ऑफशोर विंड के माध्यम से कैपेसिटी पाई जाएगी, 47 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज और 30 गीगावाट देखें तो पंप स्टोरेज के ऊपर सरकार के इसमें फोकस है। तो ये सारे टेंडर नए जारी होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का मिशन सरकार ने तैयार कर लिया है, और ग्रीन अमोनिया, और इंडिया को इसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। तो समझ सकते हो कि काफ़ी बड़ा विजन है, और ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर जैसी कंपनी के लिए ये बहुत ही शानदार वक्त है, क्योंकि कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है। अब Q2 भी आने वाला है जो बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अगर हम बात करें Q1 की तो काफ़ी शानदार ही था। देख लो कि रेवेन्यू 1.99 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 3.66% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो -97.85 CR रहा। तो देख सकते हो कि जो इनकम है उसमें भले माइनस हो, लेकिन उसमें रिकवरी हुई है, 66.98% की रिकवरी देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे। डायलूटेड EPS -0.24 रहा, जहाँ पे 69.62% के बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली, और नेट प्रॉफिट मार्जिन -4.91% रहा, जहाँ पे 68.16% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो भले ही कंपनी को लॉस हो, लेकिन लॉस कम हो रहा हो। इस बार लग रहा है कि कंपनी अपने लॉस को खत्म कर सकती है, और ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि रिलायंस पावर में निवेश करें। आने वाले समय रिलायंस पावर आपको माला माल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।